हेलो दोस्तों, सभी को राम राम नमस्कार। आज की कहानी है अनजान बुजुर्ग की। जब मैं अपने विद्यालय 1 बजे ख़त्म होने के बाद सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरे साथी शिक्षक तन्विक का फ़ोन आ गया था, जिसने मुझे जोधपुरी कचौरी वाले के सामने गुरु ई मित्र के पास रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था, नवनीत तुम रुकना, साथ में जाएंगे। हम दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस ई मित्र के पास पार्किंग के लिए कुछ लोहे के एंगल लगाए हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और तन्विक का इंतजार करने लगा। तभी एक 70-72 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, मैली धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया। क्योंकि मैं लोहे के एंगल्स पर 3-4 फुट की ऊंचाई पर बैठा था, तो उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा एक कचौरी खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बुजुर्ग की तरफ देखा तो वह मुझे रोज़ाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत एंगल से नीचे कूदकर खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपये निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है, ये लीजिए 50 रुपये और कुछ खा लीजिए। तो वो कहने लगे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, बस एक कचौरी ला कर दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं ला कर देता हूँ, आप यहीं बैठिए। यह कहकर मैं कचौरी की दुकान पर गया और एक कचौरी खरीद कर ले आया और बुजुर्ग को खाने के लिए दे दिया। बुजुर्ग आदमी नीचे बैठकर कचौरी खाने लगे, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास। कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी दोने वाले खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू कर दिया, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नयासर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ झुंझुनू में मेरा तुम्हारी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली है। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यहीं झुंझुनू में 2 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फ़ोन आया था, कह रहा था कि अमेरिका में नौकरी मिली है, उसे बीवी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ झुंझुनू में था तो 6 महीने में एक बार आता था। हम बूढ़े बूढ़ी को मिलने के लिए अब इतने दूर परदेश जा रहा है। बोला एक बार मिलने के लिए आओ। अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है। कहता है अब 10 साल के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा खुद ही जाकर मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, रिको साइड में है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फ़ोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था मुझे। लगता है यह फ़ोन भी ख़राब हो गया है, फ़ोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ झुंझुनू। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दे दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबा कर देखा तो मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं लगाया फ़ोन बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है फ़ोन बेटा, कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे कहा।
मैंने रिसीव्ड कॉल में जाकर आखिरी आई नंबर पर कॉल किया तो 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोल कर देखी। उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उनके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहाँ आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाले धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी उधर आपका इंतज़ार करती होंगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आई। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथों में यह डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डब्बे में? बेटा, इस डब्बे में मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे के पसंद के, उसकी माँ ने भेजे हैं, उसके लिए खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। किसी खंजर से मेरे दिल को चीरकर मेरे अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। अरे भाई चलना, देर हो रही है, मेरे दोस्त की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था। एक कचौरी की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उन मोतीचूर के लड्डुओं में से एक भी लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार करता था। अगले दिन उसी जगह जाकर देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सांसें छोड़ चुका था। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसके पार्थिव शरीर को उनके गांव पहुंचाया और उनका बेटा बनकर अंतिम संस्कार किया। सभी रस्में पूरी करके मैं आंटी जी को अपने घर ले आया। आज हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन मन में एक टिस आज भी है कि काश उस दिन बुजुर्ग व्यक्ति को भी अपने साथ लेकर आ जाता तो कितना अच्छा होता। शिक्षा। दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस उनको अपनाने की देरी है। कोई भी बेटा बेटी अपने माता पिता के साथ ऐसा अन्याय कभी ना करे। बड़ी मेहनत से माता पिता अपनी औलाद को पालते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।